वेलकम है सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, पिछले सेशन में हमने बात की थी कक्षा 7 एनसीईआरटी के पूर्णांक पहला जो चैप्टर है साथियों, पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याएं, उसकी हम बात अपने पहले सेशन में कर चुके हैं। आज अपनी इससे रिलेटेड, इससे संबंधित दूसरी क्लास है साथियों। तो साथियों, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों को, अपने प्यारे प्यारे साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो हम बात करते हैं पूर्णांकों की। पिछली क्लास में पूर्णांकों से संबंधित हमने कई बातें कर ली थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या रेखा की। देखिए, मैथ्स में संख्या रेखा एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। ठीक है, मैथ्स के बहुत से एस्पेक्ट को आसान बनाने के लिए संख्या रेखा बेहद जरूरी होती है। पूर्णांकों को भी हम संख्या रेखा पर बहुत आसानी से दर्शा सकते हैं। देखिए, एक संख्या रेखा की जो लंबाई है वो अनंत होती है, हम जानते हैं। एक संख्या रेखा को हम अनंत लंबाई की मानते हैं। इसका दोनों ओर कोई किनारा नहीं होता है और इसके बीच में कहीं पर हम शून्य अंकित कर देते हैं, ये शून्य। अब इसके दोनों तरफ एक समान दूरी पर हम अंकों को दर्शाते हैं। जैसे हम राइट साइड में अगर जाते हैं तो यहां हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से लिखेंगे। और इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हम इसको लिखेंगे -1 -2 -3 और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो यहां पर ये जो सभी चीजें हमने लिखी है, धनात्मक पूर्णांक है। यहां पर जीरो के राइट साइड में ये सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक मतलब पूरे अंक, मतलब फ्रैक्शंस को, भिन्न को छोड़कर। और लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो ये सभी है ऋणात्मक पूर्णांक और ये होता है अपना शून्य। तो इन सभी को मिलाकर जो संख्याएं बनती है उनको पूर्णांक कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। हमने कुछ बातें पिछली क्लास में कर ली थी। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों के गुणनफल की। पूर्णांकों का गुणनफल, ये अपना आज का पहला टॉपिक रहेगा। देखिए, पूर्णांकों का गुणनफल, इसका क्या अर्थ है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका आपस में ही गुणा करना। देखिए, इसमें पहली चीज तो हमें यह ध्यान रखनी है कि सभी धनात्मक पूर्णांक है। यदि सभी धनात्मक पूर्णांक हम ले रहे हैं तो इनका जो गुणनफल है उसको करते समय हमें कोई भी चिन्ह ध्यान में नहीं रखना है। जैसे हमने 2 का गुणा किया 3 से, दोनों ही धनात्मक है तो चिन्ह को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 गुणा 3 मतलब 2 की जो टेबल है वो 3 बार बोल दीजिए, या 3 की जो टेबल है वो 2 बार, तो ये आ जाएगा 6। धनात्मक पूर्णांक अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो चिन्ह को ध्यान में नहीं रखना है। ये जैसे 2 पूर्णांकों का गुणनफल है, इसी प्रकार 3 पूर्णांक है जैसे, तो 3 पूर्णांकों का अगर हम गुणनफल करते हैं तो भी हमें चिन्ह को ध्यान में नहीं रखना है, बशर्ते सभी जो पूर्णांक है वो धनात्मक होने चाहिए। 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 का 4 से किया, तो अपना जो रिजल्ट है वो 24 आ जाएगा। परंतु अगर ऐसा हो जाए कि जो अपने पास पूर्णांक है वो ऋणात्मक है, तब हमें ध्यान रखना है, ऋणात्मक पूर्णांकों का अगर हम गुणनफल करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो कितने हैं। ऋणात्मक पूर्णांकों की जो संख्या है वो ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर गुणनफल के दौरान ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या 0 हो, मतलब कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या 0 हो या फिर 2 हो या 4 6 8 इस प्रकार से हो, तब अपना जो उत्तर है, अपना जो रिजल्ट है वो धनात्मक आएगा। अपना जो आंसर है वो कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कोई एक एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे अपने पास 2 गुणा 3, तो इसमें ऋणात्मक पूर्णांक कितने हैं? देखिए, 2 है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, 3 भी कैसा है? एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि इस उदाहरण के अंदर जो ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या है वो 0 है। तो
तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, और अपना रिजल्ट आ गया 6। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैंने लिखा -2 और इसका मल्टीप्लाई किया -3 से, और इसका फिर से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं 6 से। ठीक है, अब इसमें यह देखिए कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है उनकी संख्या कितनी है। यहां पर -2 है, -2 ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, -3 भी कैसा है, ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कि यहां पर जो ऋणात्मक पूर्णांक है उनकी जो संख्या है वो 2 है। कुल जो ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या यहां पर कितनी प्राप्त हुई है हमें, 2। तो अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या 2 हो तो अपना जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो अपना जो रिजल्ट है वो धनात्मक यानी कि प्लस में होगा। अब सभी अंकों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का 3 से किया 6, और 6 का फिर 6 से किया तो 36। ये अपना रिजल्ट हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे हमने लिया -1 का गुणा किया -2 से, इसका गुणा किया -3 से, और इसका गुणा किया -4 से। तो यहां पर ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या काउंट करनी है केवल। अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की जो संख्या है वो इस प्रकार से हो, यानी कि 0 हो, 2, 4, 6 हो, यानी कि सम हो। अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है तो अपना जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ 1, 2, 3 और 4 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो अपना जो उत्तर आने वाला है वो प्लस में आने वाला है। अब सभी अंकों का आपस में गुणा कर देंगे हम। तो 1 का 2 से गुणा करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो रिजल्ट है वो 24 आ गया। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या यदि कितनी हो, 1 हो, या फिर 3 हो, या 5 हो, 7 हो, इस प्रकार से, ठीक है, ओड संख्या में हो, तब जो उत्तर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो अपना ऋणात्मक ही आएगा। आंसर में नेगेटिव चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसके हम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया -2 और गुणा किया हमने 3 से। अब देखिए इसमें 3 तो एक धनात्मक पूर्णांक है, जबकि -2 ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहां पर 2 संख्याएं हैं, इनमें से एक माइनस है, तो अपना जो उत्तर आएगा, एक ऋणात्मक संख्या होने पर माइनस में उत्तर आएगा। अब 2 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आ गया। एक अन्य एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि -2 गुणा -3 और गुणा -4, और इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। इसके अंदर देखिए कितने ऋणात्मक पूर्णांक है, 1, 2 और 3। इसमें 3 ऋणात्मक पूर्णांक है। 3 ऋणात्मक पूर्णांक होने पर भी अपना जो रिजल्ट है वो ऋणात्मक ही आएगा। तो हम माइनस का चिन्ह पहले से ही लगा देते हैं। अब हमें यहां पर केवल संख्याओं का गुणा करना है। 2 का 3 से 6, 6 का 4 से 24, और 24 का 2 से किया 48। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, फिर 3 को किया 4 से 12, 2 का 3 से 6, 6 का 4 से 24, और 24 का 2 से मल्टीप्लाई 48 अपना रिजल्ट आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शून्य से गुणा, शून्य से गुणा। अगर हम किसी भी पूर्णांक को शून्य से गुणा करें, जैसे कोई पूर्णांक है जैसे 6 है, तो इसको शून्य से गुणा करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम 6 की जो टेबल है वो शून्य बार बोलेंगे। तो 6 की टेबल को शून्य बार बोलते हैं तो रिजल्ट शून्य ही आएगा। अगर हम 37 है, जैसे 37 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 37 की टेबल को हम शून्य बार बोलेंगे तो भी रिजल्ट 0 ही आएगा। यहां पर 2 बातें हैं कि किसी संख्या को शून्य से गुणा, किसी संख्या को
शून्य से गुणा या शून्य को किसी संख्या कौन सी है यहां, पूर्णांक से गुणा करने पर सदैव क्या आएगा, शून्य ही आएगा, सदैव शून्य प्राप्त होगा। यानी कि कोई भी पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ठीक है, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो या फिर वो ऋणात्मक पूर्णांक हो, दोनों ही कंडीशन में n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वितरण नियम, गुणन में वितरण नियम क्या है? गुणन में वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसको कहते हैं। जैसे अपने पास x मल्टीप्लाई y प्लस z, इस प्रकार से कोई भी पूर्णांकों का गुणनफल है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे कि पहले तो x को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो x मल्टीप्लाई y हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे हम z से और बीच में निशान x मल्टीप्लाई z। देखिए अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस आएगा, और अगर यहां पर जो निशान है वो माइनस है तो यहां पर माइनस आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई किया 3 और साथ में हमने लिख दिया प्लस का 4। ये लीजिए वितरण नियम यहां पर लागू होगा, मतलब 2 का वितरण होगा, 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 किस किस के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3 के साथ होगा, और प्लस 2 4 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो चिन्ह है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें। 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 2 का 4 से किया 8, और 6 जोड़ते हैं 14। या फिर इसको करने का एक और भी तरीका है, वो इस प्रकार से है, 2 इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 3 प्लस 4 तो ये हो गए 7, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 14। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि वितरण नियम। इसके हम बाद हम पढ़ते हैं कि किसी भी पूर्णांक में शून्य का भाग देने पर, शून्य का भाग, अगर कोई भी पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक है चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे अपने पास एक पूर्णांक है n, इसमें शून्य का भाग दिया, या फिर अपने पास एक पूर्णांक है -n, इसमें शून्य का भाग दिया, तो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक में शून्य का अगर हम भाग देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे अनंत कहते हैं। अनंत यानी कि अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक में या किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक में शून्य का भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे अनंत कहते हैं, और अनंत जो है वो अपरिभाषित होता है, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये अपने पास पूर्णांकों से संबंधित जो है सभी बातें आज कंप्लीट हो गई है। कल की जो क्लास होने वाली है उसमें हम प्रश्नावली जो है 1.1 करेंगे। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।